मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गया जो दिल लड़े उस पर है धिक्कार। जिनके ऊपर हमला करने का आरोप है वो संबंधित थाना अध्यक्ष के कमरे में बैठ के चाय पी रहे हैं। मौके पे जब पीड़ित वहां पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर साहब की आंखें लाल थी और वो नशे में थे। तो बड़ा एलिगेशन है, इस पर तो जो है कार्रवाई होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गया जो बिन लड़े उस पर है धिक्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा बन के बनारस की आवाज एक बार फिर आपके साथ, आपके पास। दोस्तों, अमूनन आपने मुझे आवाज बुलंद करते हुए सड़क पर देखा होगा, लेकिन आज मुझे आप एक बंद कमरे में देख रहे हैं और उसके पीछे बहुत सी वजह है। सारी वजहों की परतें खोलते चला जाऊंगा और बनारस में किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है, एक एक चीज की सामने आपको जो है किताब की तरह खोलता चला जाऊंगा। दोस्तों, आपको मैं एक वीडियो क्लिप भी दिखा रहा हूं और इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो कि किस तरह से एक कार जा रही है और उस कार पर हमला किया जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाऊंगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र बनारस है और यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आपने गौर किया होगा कि आए दिन बनारस में रात के 9 बजे के बाद, जैसा कि मैंने कहा है कि बनारस का रंग रूप बदल जाता है। आप परिवार लेके सड़क पर घूम नहीं सकते हो और आज इस चीज को जो है कंफर्म मैं करने वाला हूं। सबसे पहले श्रीमान जी, आप अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम किशन कुमार सोनकर है। किशन कुमार सोनकर, जैसा कि फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आप कार लेके जा रहे हैं और कुछ लोग आपके ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बनारस की जनता मुझसे सीधा कनेक्ट करती है, तो एक बार आप बताइए कि ये मामला क्या था। 3 अक्टूबर का दिन था और उस दिन एकादशी यहाँ बोलते हैं, हम लोग श्याम बाबा के भक्त हैं तो हम लोग ग्यारस बोलते हैं। और मैं श्याम बाबा के यहाँ रोज सुबह शाम दोनों टाइम हाजिरी लगाने जाता हूँ। रोज का मेरा दिनचर्या यही है। उस दिन बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश हो गई, सुबह से निकल नहीं पाए हम। तो रात में हमने सोचा कि अपनी कार से निकलेंगे और हाफ पैंट पहना था मैंने कि वहाँ कार पार्क करके हम पैदल चले जाएंगे, बाबा का दर्शन करके वापस आ जाएंगे। बाबा के लक्सा थाने के आगे बढ़े तो पानी भरा हुआ था, तो धीरे धीरे हम कार अपनी बढ़ा रहे थे। तो थाने से 50 मीटर आगे तिराहा आता है, वहाँ से आगे बढ़ते ही मेरे कार पे एक पीछे से कोई लोहे का चीज़ आके पीछे का शीशा कांच जो है तोड़ता है। तो मैं घबरा गया क्योंकि मैं तो नॉर्मल चल रहा हूँ, सारी चीज़ें सही हैं। मुझे लगा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया क्योंकि मैं हिंदुत्व का काम करता हूँ। तो उसके बाद फिर 2-3 लोग दौड़ के आए, मेरे शीशे मारना शुरू किया। फिर वो मेरे पीछे से मारते हुए मेरे आगे के शीशे जिस पे मैं कार चला रहा था उस पे आ गया। तो मुझे लगा कि अगर ये शीशा टूट जाएगा तो ये मुझे मार देंगे। तो मैं अपने भाई से बोला तुरंत उधर से उतरो, दूसरी सीट से वो उतरा, मैं तुरंत उतरा। मैं उनके आगे हाथ जोड़ा, मैं बोला कि भैया हुआ क्या, हुआ क्या? बोला कुछ नहीं, बस तुमको जान से मारना है। और वहीं उनका आगे 50 कदम पे ही उनका ज्वेलरी का शॉप है। जिसने बोला कि आपको जान से मारना है, क्या वो आपके पूर्व परिचित थे? आप जानते थे कि वो कौन है? क्योंकि कोई किसी के ऊपर जानलेवा हमला क्यों करेगा? ऐसा है कि मैं रोज रात्रि को 10 बजे श्याम बाबा के यहाँ शयन आरती होती है, तो 10:30 बजे वहाँ से निकलता हूँ। उन्हीं के दुकान के बगल में एक दुकान है चाय की, वहाँ हम लोग श्याम प्रेमी लोग चाय पीते हैं। चाय पी के हम लोग 10:30 बजे घर चले जाते हैं। ये रोज़ की दिनचर्या है। और वहीं बगल में मेरा एक किराए पे लिया हुआ रेंट पे होटल है जिसका मैं व्यवसाय करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात कि मैं दलित हूँ, मैं खटिक जाति का हूँ और वहाँ जाके बाबा का भजन कर रहा हूँ, उधर से आ रहा हूँ। मेरे पास अपनी कार है खुद की, मैंने मेहनत से ली है। उससे आया तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती थी और उस पर इन्होंने गाली देते हुए कहा, मैं गाली इस पे नहीं दे पाऊँगा, वो गाली जो दिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं करना। बोले खटका माधर ये वो करके तो जान से मार दे, तो हमारे सामने गाड़ी से घूमवे। मतलब यहाँ पर आपका कहना है कि आपको जो है जाति सूचक गालियां दी गई सरे राह। जी, मुझे गाली दी गई कि तुम मेरे सामने ऐसे कैसे घूम सकते हो, हम यहाँ के हैं। तो हम बोले भैया हम भी यहीं के हैं, हमारा भी जन्म यहीं हुआ है। बोला नहीं, यहाँ से झुक के जाना पड़ेगा, जान से मार देंगे। आज गाड़ी तोड़ा है तो फिर हमें लगे धक्का देने, हमें मारने लगे। तो हम बोले भैया हम गाड़ी खड़ी करके आ रहे हैं, रास्ते में पानी लगा हुआ है, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो धक्का देना पड़ जाएगा।
क्या बनारस में मनुवादी विचारधारा पनप रही है क्या, कि अगर जो है तो आप बैकवर्ड हो, SC ST हो, तो हमारे घर के सामने से सर झुका के जाना पड़ेगा? गौर करिएगा इस बात को, इनको ये कहा गया कि यहाँ से जाओगे तो सर झुका के जाओगे। तो ऐसे ही हुआ। फिर भैया मैं गया वहाँ, गाड़ी पार्क करी आगे, फिर वहाँ से भागे भागे आया, क्योंकि एक मेरे भाई को वो टिफ़िन लिया था होटल का खाना का, उसको ये लोग लेके अंदर जाके बंद कर दिए थे। जब मैं आया तो देखा उसको शटर के अंदर बंद किया था। तो फिर मैं बोला कि यार उसको तो छोड़ दीजिए आप। तो बोला कि तुम पहले अंदर आओ, अंदर आके बात करो अंदर। तो मुझे अंदर बुला रहे थे और उसको अंदर वो लोग मार रहे थे, अंदर बुला रहे, तो मैं डर के मारे अंदर नहीं गया। तो फिर मैं वहाँ से गया थाने, थाने मदद मांगने गया। थाने पे पुलिस आई उन दोनों को लेके, जिसमें 3 लोग मेरे सामने थे। ये ले सिर्फ 2 लोग गए। मैं बोलते रह गया नहीं हमला मालूम। करने वाले 3 लोग थे हमला करने वाले 3 लोग, और लेके गए 2 लोग को। 2 लोग को ले गए। और मैंने उनसे बोला कि भैया ऐसी-ऐसी बात है, ये मुझे रोज़ इधर से जाता हूँ तो कमेंटबाजी करते थे, लेकिन मैं अपने भजन में रहता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो मुझे मेरा ये शोभा नहीं देता। मैं जा रहा था तो आज ऐसे-ऐसे हुआ है। तो बोले ठीक है, तुम एक नॉर्मल एप्लीकेशन अभी एक लिख के भेजो ताकि मैं इनको बैठा लूँ। सुबह आना SHO साहब के सामने बैठ के इस एप्लीकेशन को करेक्शन करके अच्छे से लिखवा के फिर इनको मैं जेल भेजूँगा। ये आश्वासन मुझे थाने के द्वारा दिया गया। SHO साहब भी मुझसे मिले थे। उन्होंने बोला किशन मैं इनको बैठा देता हूँ, सुबह आप आना, मैं ये इस एप्लीकेशन को ऐसे नॉर्मल रखता हूँ ताकि इनको बैठा रहा हूँ, नहीं तो अब एप्लीकेशन नहीं दोगे अभी तो मैं इनको बैठा नहीं पाऊँगा। तो एक नॉर्मल मैं डरा सहमा सा एक ऐसे ही लिख दिया कि जान पे हमला हुआ। ये एप्लीकेशन लिख के हमने उनको दिया और सुबह जब मैं एप्लीकेशन लिखवाने वापस गया तो ये दोनों मुजरिम SHO साहब के रूम में बैठे थे, बाकायदे एयर कंडीशनर AC रूम में। ये भी मार्क किया जाएगा दोस्तों कि अपराधी जिनके ऊपर हमला करने का आरोप है वो संबंधित थाना अध्यक्ष के कमरे में बैठ के चाय पी रहे हैं। इसके बाद हमने बोला कि भैया, उन्होंने हमको बुलाया था, हम बोले भैया ये यहाँ बैठे तो मैं यहाँ क्या बैठूंगा, मैं चला जा रहा हूँ लॉकअप में। बोले नहीं नहीं मैं इनको भेजता हूँ, आप बैठिए। हम बैठे, 2 मिनट ये लोग शांत थे। फिर बोला कि किशन बहुत ये लोग परेशान हैं, तुम सुलह कर लो। इंस्पेक्टर साहब बोले, हाँ, लक्सा थाना अध्यक्ष। थाना अध्यक्ष राजू कुमार, ठीक, उन्होंने बोला कि सुलह कर लो। हम लोग भैया जानलेवा हमला हुआ है और मैं सीधे रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरा उस दिन कोई विवाद इनसे कुछ नहीं, ना मैं कभी विवाद में रहता हूँ। ये हमला हुआ है, मतलब अगर मैं मर गया होता तब भी आप यही बात बोलते। तो बोले मरे नहीं हो ना, मरे नहीं हो, आगे से सावधान रहना, सेफ रहना। हम बोले मतलब इसका क्या है, आगे से सावधान रहना, सेफ रहना, सुलह कर लो, करके क्या ही मुकदमा करके कर भी क्या पाओगे। फिर हम बोले चुप हो गए हम। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम मुकदमा ही करेंगे, सुलह नहीं करेंगे। हम जब मुकदमा अपना चेंज करने गए तो वहाँ पे जो टाइपिंग कर रहे थे, हमने बोला सर भैया ने बोला कि मुकदमा लिखवा लो, मुझे क्या है दिखाइए। बोला चल चल बाहर निकल, बाहर निकल, तो मुकदमा देखोगे, चलो बाहर निकलो। ये आपको किसने बोला? वहाँ पे उनका नाम नहीं पता, मुझे चेहरा याद है, वहाँ वो बैठ के टाइप कर रहे थे पीछे। एक थाने का हेड मुहर्रिर जो है पीड़ित को ही कहता है कि यहाँ से चल बाहर निकल। सबसे बड़ी बात कि भाषा शैली भी पुलिस की देखिएगा दोस्तों। और कमिश्नर साहब आपके सारे प्रयास यहाँ फेल होते दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी बनारस पुलिस को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए। एक बार फिर से इन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाइए और सही ढंग से पीड़ित से बात करना सिखाइए। उसके थोड़ी देर बाद जब ऐसा हुआ, बाहर से हम आए अंदर, तो बोल रहे कि तुम्हारा FIR ऑनलाइन हो गया, अब तुम घर जाओ, मैं इन लोगों को भेज दे रहा हूँ। हम बोले आपने FIR कॉपी पे क्या धारा लगाई है? बोले जो आपसे रात में लिखवाया गया था। हम बोले वो तो आपने लिखवाया था, मैंने नहीं लिखा था। आपने बोला कि ऐसे ऐसे लिख दो, सुबह SHO साहब के सामने ऐसा होगा। इन्होंने न लिखने दिया मुझे, न वहाँ क्या लिख रहे हैं ये भी देखने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, मुजरिम वहाँ दोनों पकड़े हुए हैं, तीसरे को मैं बुलवा रहा हूँ, बुलाए भी नहीं। मैं खुद से इनके कैमरे से कुछ भी नहीं निकला, मैं अपने खुद से सामने दूसरे घर से रिक्वेस्ट करके कैमरा लाया जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग है कि कैसे ये लोग हमला कर रहे हैं, और उसके बावजूद इन लोगों ने उसके ऊपर अज्ञात मुकदमा किया है। 2 मुजरिम पकड़े हैं, 1 अज्ञात दिखाया गया। जो अपराधी रात से आपके यहाँ बैठे हुए हैं, अगले दिन शाम तक बैठे हुए हैं, और एक मतलब दोनों का नाम भी नहीं डाला, और प्लस 2 वहाँ हैं और 1 अज्ञात आप डाल रहे हैं, और मुझे सांत्वना ये दे रहे हैं कि जब मैंने FIR कॉपी दी, बोले किशन ये तो ऑनलाइन हो चुका है, अब तुम क्या करना, विवेचक आएगा, विवेचना करना तो उसको नाम बता देना। हम बोले आपने तो बोला था सर, ये मुझे खटिक माधर उधर ऐसे करके गाली दे रहा है, तो आप SC ST भी नहीं लगाएं, और प्लस ये मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुई है,
मेरे जिस भाई को अंदर बैठाया गया है उससे छिनैती भी तो हुई है। ये मारते हुए बोले कि जान से छिनैती हुई तो छिनैती में क्या क्या छिनैती हुई थोड़ा बताएंगे? मैं थोड़ा सा गोल्ड का शौकीन हूँ, अच्छा। तो आप देख सकते हैं मैं कान में अभी भी पहना हूँ। उस दिन गर्दन में मेरे एक और चैन थी, तो ये चैन मुझसे छीन ले गया। चेन छीनी गई है तो आप उस वीडियो में देखेंगे कि मुझे धक्का दिया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। उस समय इन्होंने मेरी चैन छीनी थी। तो आपको वहां पर एफआईआर में दर्ज करवाना चाहिए था ना कि हाँ भाई मेरी चेन भी छीनी गई है। भैया इन्होंने मुझसे बोला कि तुम बस इनको बैठाने के लिए एक नॉर्मल सा तहरीर दो, सुबह मैं तुमसे बात करता हूँ। और हाँ, एसएचओ साहब की मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो मुझे अभी याद आया। थाने में जब इन लोगों से बात हो रही थी, जो दोनों अपराधी थे, तो इनसे पूछा कि आप करते क्या हो, तो एसएचओ साहब को उन्होंने बताया कि मेरी यहाँ ज्वेलरी की शॉप है यहीं आगे लक्सा में। तो एसएचओ साहब ने बोला कि मैं यहाँ आया हूँ नया नया, तुम तो मुझे सेवा भी देने नहीं आते हो। राजू कुमार वही तो नहीं है जो शिवपुर इससे पहले थे शायद? हाँ, मैंने लास्ट में भी इनको बोला कि भैया देखिए मैं एक भक्त हूँ और मैं करीब 100 से 150 लोगों को खाटू ले जा चुका हूँ। मेरा काम है सिर्फ भटके को रास्ता दिखाना। मैं इस मार्ग पे चल रहा हूँ, वरना उनसे धक्का मुक्की में झगड़ा मुझसे भी हो सकता था, लेकिन मैं झगड़ा की जगह उनका हाथ जोड़ के वहाँ से निकलना उचित समझा। मुझे धक्का देते रहे, हाथ चलाते रहे, मेरा चैन छीन लिया, मेरे भाई किडनैप कर लिया, मैं फिर भी उनसे विवाद नहीं किया। मैंने थाने से जाके थाने के थ्रू उनको सोचा कि उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन मैं जिसके पास आया मदद मांगने, वो उनके साथ ही निकले। कुल मिला के आपका अनुभव थाने पे कैसा रहा, थोड़ा बनारस की जनता को क्रिस्टल क्लियर बताइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि बनारस पुलिस जो है बहुत सपोर्टिव काम करती है। आपका अनुभव कैसा रहा? आपके साथ मारपीट की गई, इनकी जो है इनके कथनानुसार इनके साथ जो है छिनैती भी की गई है, तो क्या अनुभव रहा और पुलिस ने किन धाराओं में जो है चार्ज किया है? और क्या अभी आपने इंस्पेक्टर से ये नहीं पूछा कि मेरी छिनैती हुई तो उसकी चार्ज आपने क्यों नहीं लगाई? ये बोलते थे मुझे कि कुछ पैसे लेन देन करके सुलह कर लो। मैं कौन बोला? एसएचओ नहीं बोले, हाँ। वहाँ से बुलवाया किसी से अच्छा। कि कुछ लो ले दे के ख़त्म करो। हम बोले भैया ले दे के मैं अपनी जान नहीं बचा सकता था, मैं निकला हूँ, मैं इंसाफ मांगने आया हूँ, मुझे पैसे की लालच नहीं है। मैं भी 10-5 हज़ार रुपये महीने कमा लेता हूँ, मेरा चल जाता है दाल रोटी, मुझे पैसे की लालच नहीं है और एक भक्त को पैसे का कोई वो होता ही नहीं है। लेकिन आप ये साबित कर रहे हैं कि मैं गलत करूँ। आप मुझे ये बता दिए कि इंसान गलत क्यों बनता है। मैं आपसे सहारा लेने आया था, मैं उनसे लड़ सकता था, झगड़ सकता था, सारी चीज़ हो सकती थी। मैं हाथ जोड़ के आपसे मदद मांगने आया और आपने मेरे साथ गलत कर दिया। और मैंने आपको ये चीज़ बोला था थाने में भी एसएचओ साहब से कि सर मैं एक भक्त आदमी हूँ और अगर आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, मेरे साथ अगर आप छल कर रहे हो, ऊपर वाला आपको नहीं बख्शेगा। घटना कितने बजे की है? रात में 9 बजे की। रात 9 बजे की। आप थाने कितने बजे पहुंचते हैं? मैं 9:45 तक पहुंच गया था, उनसे गाड़ी 9:45 पार्क तक पहुंच गया था। संबंधित थाना अध्यक्ष से तत्काल आपकी मुलाकात होती है थाने पे? वो ऊपर थे, ऊपर के बाद आए तो उनकी आंख पूरी लाल थी, वो नशे में थे। आंख लाल थी और नशे में? नशे में एसएचओ साहब वहाँ नशे में थे भरपूर। ये आप जिम्मेदारी से बोल रहे हैं? हाँ नशे में थे, वो रोज रात को ड्रिंक करते हैं, ये भी पता चला सर मुझे। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये कैमरे पे जा रहा है, आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा मैं रहे लगा हैं। नहीं रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है उनको और वो नशे में थे, उनका जुबान उनका जो है मुंह महक रहा था। वो उस समय ही एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इस चीज़ पे मेरे साथ जो हुआ वो कोई बात नहीं, बाबा की कृपा होगी, बाबा भगवान की मर्जी थी ऐसा हुआ। लेकिन जो इन्होंने किया ये गलत था। इनके ऊपर वर्दी थी, इनके पास पावर था गलत सही का इंसाफ करने का, वीडियो था, सीसीटीवी फुटेज है, आप देख लीजिएगा किस तरीके से हमला हुआ। इन्होंने इंसाफ नहीं करा, इन्होंने जो भी टेबल के नीचे से लिया हो और उन अपराधियों को छोड़ दिया है। यहाँ पर दोस्तों बनारस पुलिस के लक्सा थाने के इंस्पेक्टर राजू सिंह पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है, जो है कि ये मौके पे जब पीड़ित तो वहां पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर साहब की आंखें लाल थी और वो नशे में थे। तो बड़ा एलिगेशन है, इस पर तो जो है एक कार्रवाई होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाली जानी चाहिए कि क्या वास्तव में घटना के वक्त जब पीड़ित वहां पहुंचता है तहरीर देने के लिए तो वर्तमान इंस्पेक्टर क्या वास्तव में नशे में थे, उनकी आंखें लाल थी नहीं। ये बहुत बड़ा आरोप है बनारस की पुलिस पे और
बेहद ही शर्मनाक है ये कि संबंधित इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी थाने में आंखें लाल करके शराब के नशे में बैठा था। फिर और क्या बात हुई? फिर इन्होंने उसको बोला कि इसको कस्टडी में ले लो, किशन को। आपको? नहीं, उनको बोलो इनको ले लो, किशन को जान दो। और ये बात मुझसे कहा गया है कि किशन वो तो आप थोड़े भक्त टाइप के आदमी हैं, वरना मैं आप दोनों को बैठाता, आप जो समझौता नहीं कर रहे हैं मैं दोनों को बैठा देता, आपको फर्जी मुकदमे में फंसा के यहाँ सुलह करा देता। क्योंकि ये कौन बोला? एसएचओ साहब बोले कि मेरे लक्सा थाना क्षेत्र का मामला है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे ख़त्म हो जाए। बोला सर मेरा मान सम्मान गया, मैं एक रोज मेरा दोनों टाइम का आना जाना यहाँ से है, प्रतिदिन मैं आता हूँ दर्शन करने, अगर मैं ऐसे रास्ते में होगा तो मैं फिर भगवान के पास कैसे जा पाऊंगा। और वो एरिया काशी विश्वनाथ जी से 300-400 मीटर की दूरी पे एरिया पड़ता है, मेन एरिया काशी का, जिसको लोग काशी बोलते हैं, बनारस नहीं काशी की बात कर रहा हूँ। उस काशी में रात में इतनी झमाझम बारिश हुई थी, पूरा रोड भरा हुआ है पानी से। नहीं, वो दिन सबको याद है, बनारस में कोई भूला नहीं होगा, पूरी रात बारिश हुई थी। 11 का दिन था, मेरी मजबूरी थी, मैं अपने बाबा से मिले बिना नहीं रह पाता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी कार से गया था। बाइक से जाता तो बाइक बंद हो जा रही थी, सारे लोग बाइक धक्का दे के ढकेल रहे थे वहाँ। मैं धीरे धीरे, पूरा रोड खाली था। जिस तरीके से हमला हुआ है आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि ये हमला कोई ऐसा वैसा हमला नहीं है। ये हमला मुझे पूरे सीधे सीधे जान से मारने का था प्रयास। मैं कैसे बचाया हूँ तो बाबा के। इसमें तो फिर हत्या की धारा भी लगनी चाहिए थी ना, जो एफआईआर मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, एक बार आप स्क्रीन पे साइड में देख सकते हो कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है किन धाराओं में की गई है। बहुत ही नॉमिनल धाराओं में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है ताकि जो है आरोपियों को खड़े खड़े वहां पर जमानत मिल जाए। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है दोस्तों कि थानों पे पीड़ित को ही कहा जाता है कि समझौता कर लो नहीं तो तुम्हारा चालान कर दिया जाएगा। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब अपने मातहतों को नैतिकता का पाठ पढ़ाइए। और उसके बाद करीब आज 5 दिन हो गए दुर्घटना को, मुझे फ़ोन के माध्यम से बहुत 50 लोग के फ़ोन आए कि कर लो, सुलह कर लो, ख़त्म कर लो। किनके फोन आए, उनके पक्ष से कि थाने से कि किसके आए? उनके पक्ष से, थाने से नहीं आए, आरोपियों के। आरोपियों के। इसमें नंबर तो सबके हैं मेरे पास, 2-3 लोग मैं नाम नहीं लूँगा, मैं ले भी लूँगा, जब ऐसा कुछ आएगा तो मैं नाम ले भी लूँगा। उन लोगों का कहना था कि मैं जेल भी रहा हूँ तो आप सुलह कर लो, उचित रहेगा। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि आपके पास अपराधियों के जो है फोन कॉल्स आ रहे हैं आपको बैक करने के लिए, ठीक है। आपकी सारी बातों से समझ में आया कि आप थाने की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं समझ में आए, तो आपको उच्च अधिकारी से तो मिलना चाहिए था किसी से ना। बनारस में इतने नामी जो है कर्मठ पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी हैं, तो उनसे आप क्यों नहीं जाके मिल लिए? मैं दुर्घटना के बाद शनिवार था, संडे पड़ गया तो छुट्टी पे वो मिलते नहीं है। मंडे को शायद हमारे महाराज जी योगी जी आए थे तो वहाँ वो बिजी थे, तो फिर मैं कल बुधवार के दिन गया तो कल भी वो नहीं थे, लेकिन मैं जैसे पहुंचा 10 मिनट बाद वो आए, तो मैं वहाँ 1 घंटा वेट किया, फिर उनसे मिला। और वहाँ पे जो उनके प्यारो थे दिगंबर भैया नाम है उनका, दिगंबर उपाध्याय जी, दिगंबर भैया, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, थैंक यू। वो मुझे रोके, बोले किशन ठीक है मैं सर से मुलाकात कराता हूँ। वो मुझे अंदर ले गए और भैया ने उनसे सारी बातें कही, मैंने भी अपनी चीज़ें कही। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया सर एक बार आप वीडियो देख लो, सर ने नहीं देखा बट नोटिस करा, उन्होंने कुछ लिख के दिगंबर भैया को दिया, फिर बोला आप जाइए आपका काम हो जाएगा। मैं इस चीज़ को बोल लेता हूँ आगे, फिर कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो कुछ काम आगे हुआ जब कमिश्नर साहब की कलम डोल गई? तो कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, 24 घंटे से ऊपर हो गए। मतलब आपका ये आरोप भी लगाना है कि कमिश्नर साहब की कलम जो है सिर्फ दिखावे के लिए डोलती है, या फिर जो है संबंधित थाना अध्यक्षों पे उस कलम के डोलने का कोई डर ही नहीं है? अब इस बारे में मैं कुछ कह तो नहीं सकता, बट मैं मिला था, मुझे तो ये उम्मीद थी कि मेरे साथ यहाँ से न्याय नहीं हुआ तो वहाँ से सर करेंगे, और सर ये चीज़ ज़रूर पूछेंगे कि इतनी बड़ी दुर्घटना थाने के सामने हो रही है, एसएचओ साहब से ज़रूर पूछेंगे कि इतनी बड़ी दुर्घटना थाने के सामने हो रही है और आपने किया क्या। आपने नॉर्मल ऐसे भेज दिया तो ये तो सीधे बढ़ावा हो गया। जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी महाराज जी कहते हैं कि बदमाशों का खात्मा, खुलेआम काशी
क्षेत्र में। बड़ी बात है दोस्तों कि ये लोग जो है हिंदूवादी संगठन से भी हैं, रंग रूप से भी दिखाई दे रहे होंगे। हिंदूवादी संगठन के नेता ही बनारस में मारे पीटे जा रहे हैं, ये भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है अपने आप में। आप लोग जो है हिंदूवादी संगठन से भी जुड़े हैं। हम लोग बहुत महाराज जी को देख के खुश होते हैं, हम हर साल बीजेपी को ही वोट करते हैं। हाँ। हम लोग कट्टर भाजपाई हैं, कट्टर हिंदुत्व का काम करते हैं। लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा सबसे रहे हैं। बड़ी बात, मेरे गाड़ी पे बीजेपी का झंडा भी लगा था पीछे। शीशा जो पीछे का टूटा हुआ है उस पे पूरा बीजेपी का भगवा कलर लगा हुआ था। मतलब यहाँ अपराधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सत्ताधारी पार्टी से हिंदूवादी नेता हैं, खुला जो है छूट है अपराध करने की। और फिर मैं कह रहा हूं कि बनारस का रंग रूप रात में बदल जाता है, कभी भी निकल के सड़क पे देख लीजिएगा, आप डर जाएंगे। मेरे गाड़ी पे जो प्रहार हुआ था, पहले तो उन्होंने कुछ मोटे लोहे से मारा था, पीछे का कांच टूट गया। जब वो पास आए तो दारू का बोतल था जो पीट रहे थे, और लोहे का कुछ चाबी था बड़ा सा। मतलब दारू वारू पिए थे वो लोग। ऐसे ही करके वही बात दोस्तों मैंने लिटमस टेस्ट शहर में किया है कि बनारस में 10 बजे के बाद दारूबाजों का आतंक हो जाता है। देख लीजिए, बात निकल के आ गई कि रात में वो लोग दारू पिए थे। और कहीं अगर जो है इनकी हत्या हो जाती तो उसके लिए लायबिलिटी जिम्मेदारी किसकी बनती। खैर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप थाने से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, आप अभी कमिश्नर साहब से मिले, वहां से भी आपका कहना है कि आपको जो है कि न्याय मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगला आपका स्टेप क्या होगा, क्या आपकी मांग है, क्या आप चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जो सही है उस पर ध्यान दिया जाए। अगर ये सही नहीं है तब आप ध्यान नहीं देते, मैं समझ में आता। मैं पीड़ित हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, मेरे ऊपर हमला, उसका सीसीटीवी पूरा फुटेज है, उसके बाद आप न्याय नहीं कर पा रहे तो फिर बेकार है। सत्यमेव जयते लिखना वर्दी पे बेकार है। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी बात निकल कर आती है जो है कि बनारस पुलिस के पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन जो अपराधी हैं जिन्होंने हमला किया शायद वो पकड़ ज्यादा रखते हैं, पावर ज्यादा रखते हैं। इसीलिए तो सत्ताधारी पार्टी से, हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति की भी हत्या की कोशिश की जाती है, हमला नहीं हत्या की कोशिश की जाती है। और मजे की बात जो है कि लक्सा थाना पूरी तरह से कहीं न कहीं जो है उन अपराधियों के तरफ जो है दंडवत दिखाई पड़ता है। खैर, अगला स्टेप आपका क्या होगा, क्योंकि जैसा कि आप बोल रहे हैं थाने से न्याय नहीं मिला आपको, कमिश्नर साहब के यहाँ से न्याय नहीं मिला, तो क्या इस लड़ाई को आप जो है आगे लेके जाएंगे? आगे ले जाएंगे इन द सेंस मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप युद्ध करने जाएंगे। क्या अगर पुलिस से न्याय नहीं मिलता है तो आप न्यायालय के शरण में भी जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, मैं न्यायालय के शरण में भी जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाऊंगा। मुझे मौका मिला तो मैं उनसे भी अपनी चीज रखूंगा। तो यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर नाराज दिखाई दे रहे हैं कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हिंदूवादी संगठन के नेताओं पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे भी हमला हो रहा है। मतलब अपराध यहाँ इतना चरम पे है कि आप कितने भी बड़े हो, रात में दारू पी के आपके ऊपर हमला किया जा सकता है। आखिरी में आप बनारस की जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपना अनुभव, और क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर बाबा की कृपा थी कि मैं उस चीज़ से निकल पाया। मैं जैसे भी जूझ के निकला, बचाया खुद को। अगर उस गाड़ी में मेरा परिवार होता या किसी का परिवार होता तो हदस के मर जाता। ये इस तरीके की दुर्घटना परिवार लेकर रात में चलने लायक बनारस में नहीं है इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत हो रहा है अब। ये जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं गलत है। ये हम सोच भी नहीं सकते भैया, हम आपको क्या ही बोले। ठीक, हम इनकी मन स्थिति समझ सकते हैं क्योंकि मैंने खुद जमीन पर उतर कर देखा है। और कहीं न कहीं ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। माननीय गृह मंत्री भी कहते हैं जो है कि सिक्योरिटी लेयर ऐसी होनी चाहिए कि एक महिला भी पूरा बदन पे गहना पहन कर टहल सकती है, तब माना जाएगा कि सुरक्षा है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हिंदूवादी नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की बात क्या करनी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि
सरकार को, शासन को, प्रशासन को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए कि शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और सबसे शर्मनाक बात है कि थाने पे पीड़ित को, वो भी पीड़ित कौन, जो हिंदूवादी संगठन का नेता है, उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बर्ताव किया जा रहा है। तो आप सोच ही सकते हो कि एक आम आदमी के साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा। मुझे उम्मीद है कि बनारस के रात के अंधेरे की एक रिपोर्ट क्या क्या हो सकती है आपने वीडियो फुटेज में भी देखी है, आज मैंने पीड़ित से भी आपको मिलवा दिया है। आपको क्या लगता है कि बनारस में रात में निकलना सुरक्षित, सेफ है या नहीं है? आप यहाँ की पुलिसिंग से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी बनारस से आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, आवाज को बुलंद जरूर करिएगा। मिलते हैं इस मामले में किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।